फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। भारतीय राजनीति में कहा यह जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने मुद्दों का समाधान नहीं करना चाहता, ताकि मुद्दा बने रहेंगे तो उनकी उपयोगिता बनी रहेगी और मुद्दों को वो भुनाकर सत्ता की राजनीति करते रहेंगे। गरीबी हटाओ का मुद्दा कब उठाया गया था, आपको याद है? और तब से आज तक क्या आपको कोई चुनाव ऐसा याद है जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा न रहा हो? प्रायः तमाम चुनावों में आपने इनको मुद्दा के रूप में देखा, सुना, समझा होगा और मतदान किया होगा। भाजपा एक ऐसी पार्टी 2014 में भारत में सत्ता में आई जिसके 3 कोर मुद्दे या तो समाप्त हो गए या समाधान की तरफ बढ़ गए हैं। जैसे राम मंदिर, अयोध्या में मंदिर बनने वाला है और 2024 में चुनाव से पहले वो जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। कश्मीर में मान लिया गया था कि 370 कभी खत्म नहीं होगा। राजनीतिक दलों ने यहाँ तक कह दिया था कि कई मोदी पैदा लेंगे तो खत्म नहीं कर सकते 370 खत्म किया जाएगा तो खून की नदी बह जाएगी, गंगा जमुनी तहजीब जो है वो आपसी संघर्ष में उलझ जाएगी। तमाम तरह की बातें कही गई थी और झटके से 370 खत्म कर दिया गया था, जिसे संविधान की अस्थायी व्यवस्था मान लिया गया था, जबकि वो संविधान में अस्थायी व्यवस्था थी। अब आप देख रहे हैं कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है तो समान नागरिक संहिता का मुद्दा लेकर भाजपा आई है और माना यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसका भी समाधान कर दिया जाएगा। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब अपने 3 कोर मुद्दों को भाजपा खत्म कर देगी तो किस मुद्दे को लेकर वो चुनावी मैदान में 24 के बाद की राजनीति में सक्रिय होगी? मुद्दे बहुत सारे हैं। वो मुद्दे कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इस पर हमने बात किया भाजपा के माने गए समर्थक और आरएसएस के समर्थक माने गए हिंदू विचारक संगीत रागी से, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। अक्सर आप उनको टीवी पर देखते होंगे डिबेट में, और बहुत ही बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने डेमोग्राफी को लेकर भी विचित्र उदाहरण दिया। तो तमाम तरह की बातें उनसे हमने की कि आखिर भाजपा के पास समान नागरिक संहिता के बाद अयोध्या और 370 के खत्म होने के बाद क्या मुद्दा बच जाएगा। सुनिए उनकी जुबानी वो क्या कहते हैं। पूरा इंटरव्यू आपको दिलचस्प लगेगा। इससे पहले उनका 2 इंटरव्यू आपने इस चैनल पर देखा था, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, और मैं उपेंद्र कश्यप। हम बात करते हैं कि भाजपा का अगला मुद्दा क्या होगा। आप सुनिए संगीत रागी जी क्या क्या कह रहे हैं। आपने कहा कि 3 कोर मुद्दे भाजपा खत्म करने वाली है। खत्म नहीं करने वाली है, उसका समाधान करने वाली है। राम मंदिर का मुद्दा लगभग खत्म हो चला, 370 खत्म ही हो गया, अब सामान्य जैसे। अगला मुद्दा क्या होगा? देखिए, देश में मुद्दों की कमी नहीं है। आपने देखा होगा कि सीएए कानून पास हो गया है ना। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन का मामला है वो बंगाल की डेमोग्राफी को बदल दिया है, रिलीजियस डेमोग्राफी को। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पूरा बंगाल को लेकर के है। टीवी राजेश्वर ने बैक टू बैक हिंदुस्तान टाइम्स में 3 आर्टिकल लिखा। वो वहाँ के गवर्नर भी थे और आईबी के डायरेक्टर भी रह चुके थे। 32 पेज की जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट है, कोई भी पढ़ सकता है। वो भी 1997-98 के अंतर्गत आई थी। वो आसाम के सारे ज़िलों का ब्यौरा है। और उन्होंने एक जगह तो लिखा है कि यदि हम लोअर ब्रह्मपुत्रा वैली को छोड़ दें तो पूरा आसाम लगता है अप टू काजीरंगा पार्क। आप यदि आसाम गए होंगे तो अप टू काजीरंगा पार्क इट लुक्स लाइक दैट यू आर इन बांग्लादेश। आपको लगेगा कि बांग्लादेश में। बिहार का आपका सीमांचल हिस्सा जो है उसकी डेमोग्राफी पूरी बदली है। फिर करके हिंदू मुस्लिम मुद्दा ही रहेगा बीजेपी का। आप इसे, दिक्कत क्या है कि पत्रकार इसे हिंदू मुस्लिम के तौर पर देखते हैं और इसकी सारी गंभीरता को खत्म कर देते हैं, सारे विमर्श की गंभीरता को खत्म कर देते हैं। आप मुझे बताइए कि एक समाज यदि अपने आप को मुसलमान के तौर पर देखेगा तो दूसरा समाज अपने आप को हिंदू के तौर पर देखने के लिए विवश है। कोई भी दुनिया में मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने आप को माइनॉरिटी कम्युनिटी में कोई भी तैयार नहीं होने लगा। आप अपनी मेजॉरिटी, और उसका बहुत सिंपल है। मान लेते हैं आम का बागीचा है और आम के बागीचा में है वो बहुत सारा बबूल खड़ा हो जाए और आम का बागीचा को ख़त्म कर दे तो कल जाकर के वो बबूल का बागीचा कहलाएगा, वो आम का बागीचा नहीं रह जाएगा।
वैसे ही हिंदू समाज के अंदर यदि हिंदू सभ्यता संस्कृति बची हुई है तो इस कारण से बची हुई है कि हिंदू यहाँ मेजॉरिटी है। सेकुलरिज्म जो है वो सऊदी अरब में क्यों नहीं है? दुनिया का एक इस्लामिक कंट्री बताइए जहाँ सेकुलरिज्म जिंदा है। क्या टर्की में जिंदा है? तो फिर ये क्या बातें मलेशिया क्या में जितना है? विपक्ष वालों को नहीं समझ में आती है? वो राष्ट्रभक्त नहीं है। अब वो हैं नहीं हैं ये सब उनको सोचने का वो अपने बहुत सारा होता है। एक बहुत बड़ा थिंकर था, ये अंबेडकर का लास्ट भाषण पढ़ना चाहिए सभी को। और ये अंबेडकर ने 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना एक लास्ट भाषण पढ़ा, बड़ा शानदार भाषण है, आपको भी सलाह देंगे उस पढ़िएगा। उन्होंने कहा अब ये देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये दोबारा तो नहीं गुलाम बन जाएगा। आगे वो कहते हैं कि हम में एकता नहीं रही इसलिए हम गुलाम बने। और फिर वो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के औरंगजेब तक पूरी इतिहास को खंगालते हैं। कहते हैं जब सिख लड़ रहे थे तो मराठे साथ नहीं थे, मराठे लड़ रहे थे तो सिख साथ नहीं थे। और कल जाकर के पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी इस देश में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने राजनीतिक हितों के लिए राष्ट्र हित की बलि दे देंगे। तो ये जितने क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो अपने क्षेत्र से दायरे से निकलती नहीं है। गांव का आदमी क्या है, गांव के अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता है। जो आदमी कहा जाता है मेढक का कुआं, मेढक अपने कुएं की चार दीवारी मान लेता है, उससे बाहर नहीं निकल सकता है। हमारी क्या सोच होती है, हम गांव में रहते हैं तो गांव में जाति ये वो इसी के दायरे में बंधे रहते हैं, हम उससे बाहर निकलते नहीं। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी एंटी कांग्रेस पार्टियां थीं वे सारे क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, और वे सारी क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो पारिवारिक पार्टियों में कन्वर्ट कर देंगी। तो पारिवारिक पार्टियां अपनी परिवार, अपनी राजनीतिक चिंतन, अपनी राजनीतिक हितों के लिए लड़ाई लड़ती हैं। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन व्हाट विल हैपन टू दिस कंट्री 20 years टू कम और 100 years टू कम। उनको ये चिंता नहीं है। ये चिंतन करने का काम समाज के प्रबुद्ध वर्ग का होता है, हमेशा होता है। पहले ब्राह्मण लोग यही किया करते थे। ये चिंतन करने का काम है समाज के प्रबुद्ध वर्ग। ब्राह्मण का जब मैं शब्द कह रहा हूँ तो जाति नहीं, ब्राह्मण का मतलब जो पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्ध तबका है, प्रबुद्ध तबका, ये उनके चिंतन का हिस्सा होता था। वो सोचते थे राष्ट्र के लिए, वो सोचेंगे। तो इनसे तो उम्मीद आप थोड़े कर देंगे। ममता बनर्जी आप सोचिए, ममता बनर्जी पार्लियामेंट में, लोकसभा में बांग्लादेशी मुसलमानों के इन्फिल्ट्रेशन पे अध्यक्ष के आसन तक जाकर के वो पूरे ड्राफ्ट को फाड़ दी थी। वही ममता बनर्जी जो है, उनको लगा कि हमको सत्ता में रहने के लिए मुसलमानों का 23% से 32% हमको वोट चाहिए, तो उनके समर्थन में आकर के खड़ी हो गई। यही लालू प्रसाद यादव का है, यही बात नीतीश कुमार का है। नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी। विपक्षी पार्टियां तो भाजपा पे ही आरोप लगाती हैं कि वो हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब देखिए, वो विपक्षी पार्टियां हैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करने के लिए तो पैदा नहीं लिए हैं। यदि आप उनसे कहेंगे कि वो तो आरोप लगा रहे हैं, तो उनका आरोप लगाना काम है, वो तो आरोप लगाएंगे। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहे हैं और दूसरा किसी और पॉलिटिकल पार्टी, किस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर भारतीय जनता भी वही आरोप लगाती है उनके प्रति। ये राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप, ये तो हर डेमोक्रेसी में चलता है। समान नागरिक संहिता आने से बदलाव क्या आएगा? देखिए, समान नागरिक संहिता में बदलाव ये आएगा कि एक सोच पैदा होगी। एक दिन में नहीं ये सब सोच बदलाव होता है। जब आपका सारा कानून लागू हो जाएगा, आप जरा महिलाओं की दृष्टि से सोचिए कि बहुविवाह प्रथा जब होती है, एक पुरुष जो है 4 महिलाएं रखती हैं, रखे ना रखे, हमारे यहाँ कानून तो इजाजत है जो 2-2 पत्नी रखे, 3-3 पत्नी। वो ये बेतुका होता है। एक जो है वो कानूनन उसको रखने की इजाजत है, एक जो है वो छुप करके आप एक अनैतिक संबंध स्थापित करके रखते हैं। भाई आपका शादी कर लिए एक नेता जो गठबंधन में आपके यहाँ है, तो ठीक भाजपा है, के साथ है। मैंने क्या कहा, अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। ये अंतर है।
एक है कि आप चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, संस्थागत कर रहे हैं कि 4 शादियां कर सकते हो। हमको कोई आज अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगी, उसको हमने मेहर की रकम दिया और दूसरी शादी लेकर के आए। कल वो दूसरी अच्छी नहीं लगी, हमने तीसरी है। सऊदी अरब का जो प्रिंस होता है, वहाँ की जो जितनी ट्राइब्स हैं चीफ, उनकी सारी बेटियों से उसकी शादी करनी पड़ती है उसको, क्योंकि उसकी सोसाइटी वैसे ही खड़ी हुई है। बट एट ए टाइम वो 4 पत्नियां रख सकते हैं, है ना। तो इससे एक कोई भी बदलाव होता है तो एक दिन में नहीं बदलाव हो जाता है। कोई आदमी मुसलमान बन जाता है तो एक दिन में नहीं बदलाव होता है, धीरे धीरे धीरे। तबलीगी जमात कैसे आया? जो लोग कन्वर्ट कर गए थे, तो देवबंद का एक आदमी आया, देखा कि अरे यहाँ की तो महिलाएं चूड़ियाँ भी पहनती हैं, यहाँ की महिलाएं तो बिंदी भी करती हैं, यहाँ की महिलाएं तो सोहर भी गाती हैं। कहा अरे तो इस्लाम तो प्योर इस्लाम तो रहेगा नहीं। और उसी समय आर्य समाज का मूवमेंट चल रहा था, घर वापसी का मूवमेंट चल रहा था। तो लगा कि नहीं, हमको एक ऐसा प्योर इस्लाम का कॉन्सेप्ट लाया कि भाई इस्लाम इज़ ए कॉम्प्रहेंसिव डॉक्ट्रिन। दाढ़ी कितनी फीट, जो आप हदीस देखते हैं वो सब भी बताते हैं आपकी दाढ़ी कितनी लंबी होनी चाहिए, आपका ये पैजामा कितना होना चाहिए, आपका ये कितना होना चाहिए। तो सवाल पंथ का विरोध नहीं है, सवाल है कि भारत के अंदर अरब की संस्कृति को स्थापित करने की मुसलमानों में इतनी तत्परता क्यों है? विरोध इसका है। पंथ तो यहाँ इतने हैं, हजारों पंथ हैं। कोई एक और पंथ इस्लाम भी आ जाता तो क्या फ़र्क पड़ने वाला था? लेकिन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि मेरे अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं, क्रिश्चियनिटी कहता है मेरे अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। जीवन का और आप संस्कार वहाँ नहीं है। नहीं, इसको उस रूप से नहीं देखिए। उस रूप से देखिए कि एक छोटा सा आपको उदाहरण बताऊं। आप कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं, ये कहते हैं मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं, और मैं कहता हूं सब हमारे अपने हैं। तो एक तरफा तो नहीं हो सकता ना। आपने हमें घोषित कर दिया है कि मैं काफिर हूं, यानी कि मैं दुश्मन हूं, और काफिरों को की हत्या करना, काफिरों को नेस्तनाबूद करना, उनके मूर्तियों को तोड़ देना, ये हमारे लिए दीन का काम है, ये इस्लाम की सेवा है, और यही हमको जन्नत तक ले जाएगा। ये आपकी टीचिंग है। इसलिए अफ़गानिस्तान में जो टेररिस्ट पकड़े गए देवबंदी इस्लाम के, उनके जेब से चाबियां निकलती थी। चाबियां क्यों निकलती थी? क्योंकि उनको कहा गया था, यही ट्रेनिंग दिया गया था कि इस्लाम की सेवा करोगे तो ऊपर जाओगे तो 70 हूर की परियां मिलेंगी। वहाँ समुद्र में ऐसी नदियां हैं जो खुशबू की नदियां हैं। तो एक पंचर बनाने वाला आदमी तो चाहेगा ना कि हम अपने आप को शहीद कर दें, बम लगा करके काफिर को मार डालें, ताकि यदि हम ऊपर जाएंगे तो हमको तो 72 हूर की पड़ी। एक हूर की पड़ी तो यहाँ संभलती नहीं है, 72 हूर की पड़ियाँ जो है वहाँ कैसे संभाल लेगा? लेकिन चूंकि इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ माइंड होता है, मैं फिर वही कह रहा हूँ। आप कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त कोई नहीं, वो कहते हैं मेरे अतिरिक्त कोई नहीं, और हम कहते हैं सब हमारे अपने हैं। तो ये संबंध कितना दिन तक चलेगा? इसीलिए टकराव होता है। इसीलिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। समान नागरिक संहिता एक समान सोच भारत के प्रति पैदा करेगी, इसलिए आवश्यक है। उससे बदलाव आएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा। और मुझे तो लगता है कि हिंदू, ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो इसके पक्ष में आकर के खड़ी होंगी। 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं पक्ष में खड़ा हुई, बिल्कुल खड़ी हुई। आपको नहीं मालूम है, बहुत सारी ऐसी मुस्लिम महिलाएं थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट किया। वो बहुत बड़ा तबका नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा तबका है, लेकिन एक ऐसा तबका है जो आज भी इसको अप्रिशिएट करती हैं। क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी जो है वो दोजख जैसी हो जाती है। मतलब भाजपा का प्रयास है कि मुस्लिम में महिला और पुरुष में विभाजन कर। अब मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि ऐसा होता है तो इसको स्वीकार करना चाहिए और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। 24 चुनाव से पहले आ जाएगा समान नागरिक संहिता? मेरे समझ से तो आ जानी चाहिए। बिल पास हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा? बिल्कुल हो जानी चाहिए। मेरी अपनी समझ, राजनीतिक समझ है। मैं नहीं जानता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हूँ, देंगे, सपोर्ट करेंगे, ऐसी उम्मीद है। जैसे बीजू जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकती है। जो है वो शिवसेना जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ, सपोर्ट ऐलान भी कर दिया। हाँ, शिवसेना कहाँ जाएगी? जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के आ रही है उसकी मजबूरी है, वो करेंगे ही करेंगे। टीआरएस पार्टी जो है वो जाएगी। जो शिरोमणि जो अकाली दल है वो साथ आ सकती है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी तो ख़त्म हो जाएगी।
है ना। तो बहुत सारे ऐसे हैं, बट ये राजनीतिक सवाल हैं। देखिए आगे आगे क्या होता है। आप देख रहे थे फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। आपने सुना संगीत रागी जी को, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर